तो आइए आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लास 12th का सब्जेक्ट हिंदी है, 100 मार्क्स का ये, और चैप्टर 3 यानी पार्ट 3 है और इसका भाग 3। हमने पिछले क्लास में संपूर्ण क्रांति जिसको लिखे हैं जयप्रकाश नारायण जी, उनका परिचय पढ़े थे और दूसरे पार्ट में हमने पढ़ा था पेज नंबर 34 और 35। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं पेज नंबर 36 और 37, और इसमें क्या क्या है उन सारी चीज़ों को समझेंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। कह रहे हैं जयप्रकाश नारायण जी, बहुत दिनों से सार्वजनिक जीवन में हूँ। सार्वजनिक जीवन का अर्थ होता है वह जीवन जो सब लोगों के बीच में रहकर समाज सेवा जो आप करते हैं वो सार्वजनिक जीवन होता है। 1921 में जनवरी के महीने में इसी पटना कॉलेज में आईएससी का विद्यार्थी था। आईएससी आप लोग समझते होंगे, इंटरमीडिएट ऑफ साइंस, यानी जो बच्चे साइंस के होते हैं। जैसे इंटर में क्या होता है, कुछ लोग इसमें साइंस के होंगे, कुछ लोग आर्ट के होंगे, कुछ लोग कॉमर्स के होंगे। तो ये आईएससी कर रहे थे पटना कॉलेज से। किस कॉलेज से? पटना कॉलेज में 1921 में आईएससी में ये विद्यार्थी थे। हमारे साथ के निकट के सभी साथी थे, वे सब छात्रवृत्ति पाने वाले थे। मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी। छात्रवृत्ति का अर्थ आप लोग समझते ही होंगे, स्कॉलरशिप कहा जाता है, सरकार देती है। एक होता है कुछ जाति के आधार पर छात्रवृत्ति मिलती है, और कुछ छात्रवृत्ति मिलती है उसके मेघा छात्रवृत्ति, मतलब जो बच्चे पढ़ने में तेज होते हैं उनको छात्रवृत्ति सरकार देती है पढ़ने के लिए, कि बच्चा तेज है, गरीब है, तो इसको पढ़ने के लिए सरकार पैसा देती है, उसी को छात्रवृत्ति कहा जाता है। सब अव्वल दर्जे के, अव्वल दर्जा मतलब होता है मतलब सभी तेज बच्चे थे, क्रीम थे। क्रीम समझ रहे हैं ना, कि मतलब सभी बच्चों में से मेघा छात्रवृत्ति था, मतलब कि एकदम कंपटीशन देख करके इन लोगों का रैंक आगे आया होगा, तब जाके सरकार इनको पढ़ने के लिए पैसा देती थी। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि वो सभी बच्चे क्या थे? क्रीम थे। मतलब सबसे जो होता है ना, दही का जो सबसे ऊपरली हिस्सा जो छाली होता है वो सबसे मजेदार लगता है, लेकिन सबसे कम भी होता है उस समय के विद्यार्थियों में। और हम सब ने एक साथ गांधी जी के आह्वान पर असहयोग करने के बाद करीब 1.5 वर्ष यूं ही मेरा जीवन बीता। मतलब कि पढ़ तो रहे थे, तब तक गांधी जी ने शुरू कर दिया असहयोग आंदोलन, और गांधी जी ने आह्वान किया कि सभी देश के युवा साथी सभी लोग मिलजुल कर इस अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन करें। तो हम लोग पढ़ाई लिखाई छोड़कर किस में लग गए? आंदोलन करने में लग गए। यहाँ पे नीचे आप लोग पिक्चर देख सकते हैं, गांधी जी हैं जिन्होंने असहयोग आंदोलन किया था। फिर क्या होता है, चूंकि मैं साइंस का विद्यार्थी था, अभी मैंने आपको बता दिया था कि इंटर में किस विषय से पढ़ रहे थे, साइंस से पढ़ रहे थे। तो राजेंद्र बाबू के सचिव या मंत्री या मित्र या जो कहिए, राजेंद्र बाबू का समझ, नीचे उनका पिक्चर देख सकते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति। मथुरा बाबू यानी कि राजेंद्र प्रसाद के सचिव कहिए, चाहे उनके मंत्री कहिए, चाहे उनके मित्र कहिए, उनका नाम क्या था? मथुरा बाबू। उनके जमाता, जमाता मतलब होता है दामाद, जमाता मतलब क्या होता है? दामाद। बाबू बलदेव सहाय वर्मा, यानी बाबू बलदेव सहाय वर्मा जो थे वो राजेंद्र बाबू के क्या थे? जमाता थे। जमाता मतलब उनके दामाद थे। उनके पास भेज दिया गया कि फूलदेव बाबू के साथ रहो और उनकी लेबोरेटरी में, लेबोरेटरी मतलब क्या होता है? प्रयोगशाला। उनकी प्रयोगशाला में कुछ प्रयोग करो और उनसे कुछ सीखो। मतलब जब ये आंदोलन में आए तो गांधी जी ने कहा कि काम कीजिए, आप राजेंद्र बाबू से मिल लीजिए और उनके दामाद हैं बाबू बलदेव सहाय वर्मा, उनके साथ रह के कुछ एक्सपेरिमेंट कीजिए। आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोग कुछ नया नया बनाने की कोशिश कीजिए, ताकि जब भी आंदोलन हो, अगर किसी चीज की आवश्यकता पड़े तो उसमें आप लोग साथ दे सके। फिर आगे है महामना मदन मोहन मालवीय जी। मालवीय, देखिए मदन मोहन मालवीय के नाम आप लोगों ने सुना होगा। इन्होंने बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगर आपसे क्वेश्चन कोई पूछे कि BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने और कब की थी, तो आप कहेंगे मदन मोहन मालवीय 1918 में। कब किए थे? 1918 में। ये एक ऐसा विद्यालय है जहां पर पढ़ने के लिए आपको मैट्रिक के बाद एक कंपटीशन, एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। अगर आप उसमें सेलेक्ट होते हैं तो आपको इंटर में पढ़ने की अनुमति दी जाती है, जिसको कहा जाता है CHS, सेंट्रल हिंदू यूनिवर्सिटी स्कूल। के लिए मेरे हृदय में पूजा का भाव है, परंतु हिंदू विश्वविद्यालय में भी दाखिल होने के लिए मैं तैयार नहीं था। यानी मेरे पास उतनी क्षमता नहीं थी, मेरे पास उतनी जानकारी नहीं थी कि मैं हिंदू विश्वविद्यालय में एडमिशन ले सकूं, क्योंकि उतना क्वालिफिकेशन मेरे पास नहीं था।
क्योंकि सरकारी रुपया, सरकारी एड, मदद विश्वविद्यालय को मिलती थी। स्वतंत्र नहीं था वह, पूर्ण रूप से राष्ट्रीय विद्यालय नहीं था। मतलब स्कूल तो था, लेकिन वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं था। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होने का अर्थ क्या हुआ कि उसमें अंग्रेज लोग पैसा खर्च करते थे, कुछ कुछ उनका खर्च था उसमें, जिसके चलते उस पर कुछ अंग्रेजों का भी क्या था, अधिकार था। वो स्कूल तो मदन मोहन मालवीय जी खोले थे भारतीयों के लिए, लेकिन उसमें भी अंग्रेजों का कुछ अधिकार था। इसलिए वहां पे कहा जा रहा है कि वह पूर्ण रूप से राष्ट्रीय नहीं था। और तो मैं किसी विद्यालय में नहीं गया, बिहार विद्यापीठ में मैंने परीक्षा दी आईएससी की, पास तो करना ही था, पास कर गया। तो बिहार विद्यापीठ से, मैंने बिहार बोर्ड से उन्होंने एग्जाम दिया और आईएससी पास कर लिया। किसने पास कर लिया? जयप्रकाश नारायण जी। यहाँ पे आप नीचे एक पिक्चर देख सकते हैं, मदन मोहन मालवीय जी हैं और बगल में हिंदू काशी हिंदू विश्वविद्यालय का ये गेट का फोटो है, जहाँ पे बच्चे सभी पढ़ते हैं जा करके। तो उसी के दोनों का सीन है ये। उसके बाद बचपन में जब हाई स्कूल में था, मैंने स्वामी सत्यदेव के भाषण सुने थे अमेरिका के बारे में। कोई धनी घर का नहीं हूँ, थोड़ी सी खेती और पिताजी नहर विभाग में जिलादार, बाद में रेवेन्यू असिस्टेंट हुए। बताते हैं कि मैं कोई खास फैमिली से बिलोंग नहीं करता हूँ, मैं कोई धनी मनी व्यक्ति नहीं हूँ, खेतिहर समाज है। और पिताजी जो हैं वो रेवेन्यू में असिस्टेंट थे। असिस्टेंट मतलब होता है सहायक, और रेवेन्यू मतलब होता है कि वह विभाग जहाँ पे रुपया पैसा इनकम टैक्स का देख रेख होता है, उसको रेवेन्यू सर्विस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेवेन्यू सर्विस। नॉन गजटेड ऑफिसर थे। नॉन गजटेड ऑफिसर का अर्थ आप लोग समझते हैं, मतलब वैसा ऑफिसर जो साइन करे। देखिए, एक होता है गजटेड ऑफिसर और एक होता है नॉन गजटेड। तो गजटेड ऑफिसर का पावर इतना होता है कि अगर आपका कोई प्रमाण पत्र, कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो आप लोग थाना से चाहे अपने मुखिया से किसी से भी बनवाते हैं, लेकिन उसमें बाद में आपको एक अफसर या विधायक या किसी का साइन चाहिए, तो अगर कोई अफसर है जो गजटेड ऑफिसर है, अगर वो साइन कर दे तो आपको किसी और से साइन कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको पहचान देने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि मान लीजिए आपके जिले में आपके डीएम साहब हैं, एसपी साहब हैं, तो ये लोग अगर साइन कर देते, इन लोगों को गजटेड ऑफिसर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गजटेड ऑफिसर कहा जाता है। उनकी हैसियत नहीं थी कि वह मुझे अमेरिका भेजे। बताते हैं कि मेरे पिताजी के पास इतना पैसा नहीं था कि वह हमें अमेरिका भेजकर पढ़ाएं। तो मैंने सुना था कि अमेरिका में मजदूरी करके लड़के पढ़ सकते हैं। मेरी इच्छा थी कि आगे पढ़ना है मुझे। आंदोलन तो गिराव पर आ गया है, चढ़ाव पर था, उतर चुका है। यानी कि उस समय की बात है 1922 की, जब असहयोग आंदोलन लगभग समाप्त होने वाला था। क्या होने वाला था? गांधी जी ने ऐलान कर दिया कि अब असहयोग आंदोलन क्या होगा? बंद होगा। तब सोच रहे थे कि भाई पढ़ाई तो हुआ नहीं, अब कम से कम पढ़ाई कर लिया जाए। तब ये प्लान करते हैं कहाँ पे पढ़ने के लिए? अमेरिका में पढ़ाई करने के लिए प्लान करते हैं। लेकिन कि पिताजी के पास उतना पैसा नहीं है, तो इनको पता चलता है कि अमेरिका में अगर आप खेती उती करेंगे, वहाँ मतलब खेती उती करो के लड़के पढ़ लेते हैं जा करके। इस बीच अमेरिका में कुछ शिक्षा प्राप्त करके आ जाऊं, इसलिए अमेरिका गया। कुछ लोग हैं जो हमारे पता नहीं कि उन्हें किस नाम से पुकारूं, मुझे आज वर्षों से गालियां देते रहे हैं। बताते हैं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमेशा हमको गाली देते हैं कि अमेरिका गया है पढ़ने। खाने का हिम्मत नहीं होता है कि देखिए आप गरीब परिवार से हैं, अगर पढ़ाई लिखाई में आप तेज हैं तो आपके अगल बगल वाले आपसे जलना शुरू कर देंगे। वो नहीं चाहेंगे कि आप पढ़ लिख कर कुछ मतलब कामयाबी हासिल करें। तो इनके साथ भी ये समस्या थी। लोग इनको भी मतलब काफ़ी इनका बेइज्जती करते थे, लोग शिकायत करते थे, लेकिन फिर भी इनको था कि नहीं मुझे पढ़ना है, तो अमेरिका गए और पढ़कर आए। कितनी गालियां मुझे दी गई हैं, चूंकि अमेरिका में मैंने पढ़ा इसलिए मैं अमेरिका का दलाल बना हूँ। निक्सन को दे दो तार, जयप्रकाश की हो गई हार, ये नारे लगाए। मतलब यहाँ के जो इंडियन लोग थे लगे हमारा शिकायत करने कि अमेरिका गया है पढ़ने, अंग्रेजी पढ़ेगा और अंग्रेज हो जाएगा। ये नहीं कि अपने देश के लिए आंदोलन करे, अपने देश के लोगों के लिए लड़े। ये लोग सोचते थे मेरे बारे में, लेकिन वो लोग नहीं जानते थे कि पढ़ने से मैं और ज़्यादा समझदार हो जाऊंगा, मैं अपने और अधिकारों को जान जाऊंगा, तभी तो लड़ूंगा। लेकिन लोगों की सोच ये थी कि अंग्रेजी पढ़ लेगा तो ये क्या हो जाएगा? अंग्रेज हो जाएगा। मित्रों, अमेरिका में बागानों में मैंने काम किया। बागान समझते हैं ना आप लोग? फुलवारी में इन्होंने काम किया। कारखानों में काम किया, लोहे के कारखानों में जहाँ जानवर मारे जाते हैं उन कारखानों में काम किया। जब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, छुट्टियों में काम करके इतना कमा लेता था कि कुछ खाना हम 3-4 विद्यार्थी मिलकर पकाते थे और सस्ते में हम लोग खा पी लेते थे। बताते हैं कि हमारे 2-4 दोस्त थे, भाई सब कोई गरीब था, तो किसी किसी तरह काम धाम करके पढ़ाई लिखाई होती थी और किसी तरह भोजन भी चल जाता था।
उसके बाद ये बताते हैं, एक कोठरी में कई आदमी मिलकर रह लेते थे, रुपया बचा लेते थे कुछ कपड़े खरीदने, कुछ फीस के लिए, और बाकी हर दिन रविवार को भी छुट्टी नहीं, 1 घंटा रेस्टोरों में, रेस्टोरों मतलब अब रेस्टोरेंट समझते हैं ना, होटलों में जो बड़े बड़े होटलों में रेस्टोरेंट होता है तो उसको रेस्तरा कहा जाता है, तो रेस्टोरेंट में काम करते थे। किस दिन? रविवार को। भले ही छुट्टी होता था पढ़ाई का, लेकिन फिर भी ये लोग अपनी आमदनी के लिए, ताकि फीस जमा हो जाए, कुछ पैसा आ जाए, उसके लिए रेस्टोरेंट में काम करते थे। होटल में या तो बर्तन धोया या वेटर का काम किया। वेटर समझते हैं ना आप लोग, जो खाना वाना खिलाते हैं, पोछा ओछा करते हैं, बर्तन भी। देखिए कितना गरीबी सहे हुए हैं पढ़ने के लिए। तो शाम को रात को खाना मिल गया, दिन का खाना मिल गया, मतलब वहीं पे अब होटल में काम करेंगे तो खाना भी मिल जाता था सुबह शाम का, तो आदमी वहीं पे खा भी लेता था। देखिए कितना समस्या इनके पास है, फिर भी इनके पढ़ने की जो ललक है वो कम नहीं है। और एक आप लोग हैं, गार्जियन खाना दे रहा है, कपड़ा दे रहा है, सब चीज़ दे रहा है, और केवल कह रहा है कि बाबू तू कम से कम पढ़ लो मन से, और हम लोग लास्ट में कहते हैं नहीं पढ़ेंगे, क्या कर लेंगे आप लोग। तो ऐसा आप लोग मत कीजिए, पैसे को यूज कीजिए। समझिए इन लोगों पे क्या गुजरती थी उस समय, कि बर्तन धो धो के पढ़ाई किए हैं, तब जाके सफलता मिली है। बराबर। हाँ, उसके बाद है, किराया कहाँ से मकान का हमको आया, बराबर 2-3 लड़के, कितने वर्षों तक 2 चारपाई नहीं थी कमरे में, एक चारपाई पर मैं और कोई ना कोई अमेरिकन लड़का रहता। बताते हैं कि हमारे पास 2 चारपाई नहीं थी, मात्र एक ही चारपाई थे। तो मैं जिन लड़कों के साथ रहता था वो अमेरिकन लड़के थे। कौन लड़के थे? अमेरिकन लड़के। तो किसी तरह मतलब एक चारपाई पर 2-2 आदमी एडजस्ट करके उसी पे सोना बैठना, पढ़ाई लिखाई सब उसी पे करना होता था। हम दोनों साथ सोते थे, एक रजाई हमारी होती थी, इस गरीबी में मैं पढ़ा हूँ। बताते हैं कि इतनी गरीबी में मैंने पढ़ाई किया है। अब सोच लीजिए, क्या ये गरीबी आप लोगों के पास है? क्या आपको फीस देने के लिए बर्तन धोना पड़ता है? ऐसा है क्या आप लोगों को? नहीं है। तो सोचिए कि पढ़ने की अगर ललक हो तो चाहे समस्याएं कितनी भी हो, आदमी पढ़ाई जरूर कर लेता है, और जो पढ़ लेगा उसी का नाम अमर हो जाता है। जैसे आज जयप्रकाश नारायण जी का है, मर गए हैं लेकिन फिर भी उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, आने वाली पीढ़ी भी पढ़ेगी। इतवार के दिन या कुछ ऑड टाइम में यह जो होटल का काम है उसको छोड़ करके जूते साफ करने का काम शू शाइन पार्लर में, एक शू शाइन पार्लर, शू मतलब जूता होता है, शू शाइन पार्लर में जाके होटल में मतलब काम कर लेता था। उसके बाद जो टाइम बचता था तो उसमें जाके जूता पॉलिश करता था। उससे लेकर के कमोड साफ करने का काम होटलों में करता था। कमोड आप लोग समझते हैं, लैट्रिन साफ करता था। वो भी काम किया कि ताकि कुछ पैसा आ जाए, क्योंकि सब कोई लैट्रिन साफ करने का नहीं चाहता है। मैंने वो भी किया कि चलो कुछ पैसे तो आ जाएंगे इससे भी। वहाँ जब बीए पास कर लिया, स्कॉलरशिप मिल गई, 3 महीने के बाद असिस्टेंट हो गया डिपार्टमेंट का। तो वहाँ पे इन्होंने पढ़ाई किया, बीए पास कर लिया, और इतना अच्छा नंबर आया कि उनका तुरंत नौकरी लग गया असिस्टेंट के रूप में डिपार्टमेंट में। ट्यूटोरियल क्लास लेने लगा। ट्यूटोरियल क्लास मतलब ट्यूशन, आप लोग समझते हैं ना, मतलब जगह जगह जाता था और ट्यूशन टाइप का कुछ बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। जैसे नीचे आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं, कुछ बच्चे क्लास में बैठ करके बेंच पर पढ़ रहे हैं, तो ट्यूटोरियल क्लास भी लेने लगा। तो कुछ आराम से रहा इस बीच में, मतलब जब मतलब इन नौकरी लग गई, कुछ इनकम साइड से होने लगा, तो अब मुझे क्या मिल रहा था? आराम मिल रहा था, पहले जैसे परेशानी नहीं थी। इन लोगों से पूछिए, मेरा इतिहास ये जानते हैं और जानकर भी मुझे गालियां भी देते हैं। अमेरिका में विस्कॉन्सिन में मेडिसिन में मैं घोर कम्युनिस्ट था। कम्युनिस्ट मतलब होता है समाजवादी। क्या होता है? समाजवादी। जैसे आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स जो एक समाजवाद के मतलब जन्मदाता थे, ये भी कम्युनिस्ट थे। इनको भी मतलब देखिए, समाजवाद का अर्थ होता है ना कि एक ऐसा सोच जिसमें किसी को छोटा या बड़ा ना समझा जाए, सभी व्यक्ति को एक समान अधिकार मिले और एक समान सबको समझा जाए, उसको क्या कहा जाता है? कम्युनिस्ट कहा जाता है। वह लेनिन का जमाना था, वह ट्राटस्की का जमाना था। आप लोग 10th क्लास के इतिहास में लेनिन और ट्राटस्की के बारे में जरूर पढ़े होंगे। नीचे उनका पिक्चर भी दिया गया है, यह है लेनिन और यह है ट्राटस्की, ठीक है ना, जो घोर कम्युनिस्ट थे। क्या थे? घोर कम्युनिस्ट थे। 1924 में लेनिन मरे थे। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1924 में। आप लोग पढ़ेंगे, अगर 10th का पढ़े होंगे ना इतिहास, तो उसमें सब है, पूरा इन लोग का जीवनी लिखा गया है। और 1924 में मैं मार्क्सवादी बना था, और इन्होंने मार्क्स के विचारों को कब अपनाया था? 1924 में ही। और दावे के साथ कह सकता हूं, कुछ समय तक जो भी मार्क्सवाद के ग्रंथ छपे थे अंग्रेजी में, हम लोगों ने पढ़ डाले थे। वो बताते हैं कि कार्ल मार्क्स ने जितने भी किताब लिखे थे अंग्रेजी में, हम लोग सारा का सारा 1 साल में किताब पढ़ डाले।
उनके विचारों को समझ लिया। रात रात जो रोज एक रशियन टेलर था, दर्जी था, उसके यहाँ हमारे क्लास लगते थे। मतलब रूस का एक टेलर था, ठीक है ना, टेलर समझते हैं, दर्जी, उसके यहाँ हम लोग बैठते थे रात में, उसके टेलर में। अब पढ़ाई रात रात भर चलता था। और वहां से जब भारत लौटा था, घोर कम्युनिस्ट बनकर लौटा था, लेकिन मैं कांग्रेस में दाखिल हुआ। कहते हैं कि भले ही मैं कम्युनिस्ट था, कम्युनिस्ट पार्टी में जुड़ा हुआ था, लेकिन मैं यहाँ पे आके कम्युनिस्ट पार्टी में नहीं जुड़ा, बल्कि कांग्रेस में जुड़ गया। किस में जुड़ गया? कांग्रेस में। आप लोगों ने एक पार्टी का नाम सुना होगा, भाकपा, भाकपा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको कहा जाता है माले। माले का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जिनको माओवादी, आतंकवादी, आतंकवादी नहीं, माओवादी कहा जाता है। तो उस पार्टी में जो रहते हैं उनको कम्युनिस्ट कहा जाता है। तो इन्होंने उस पार्टी को ज्वाइन नहीं किया, बल्कि किसको ज्वाइन कर लिया? कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं दाखिल हुआ? मैंने जो लेनिन से सीखा था वह यह सीखा था कि जो गुलाम देश है वहाँ के जो कम्युनिस्ट हैं, उनको हरगिज वहाँ की आज़ादी की लड़ाई से अपने को अलग नहीं रखना चाहिए। यद्यपि उस लड़ाई के नेतृत्व, जिसको मार्क्सवादी भाषा में बुजुर्गा क्लास कहते हैं, उस क्लास के हाथों में हो। मतलब ये कहते हैं कि बात सही है कि समाजवाद का प्रसार होना चाहिए। मैं कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन करता, लेकिन मैंने क्यों नहीं किया? तो इसका सबसे बड़ा कारण था कि मार्क्स ने कहा था कि ठीक है तुम कम्युनिस्ट में रहो, लेकिन देखो कि जिस देश में तुम हो, क्या वहाँ पे जो कम्युनिस्ट पार्टी है, क्या वो लोगों के हित में काम कर रही है? अगर वो लोगों के हित में काम नहीं कर रही है तो उस पार्टी को तुम ज्वाइन मत करो, किसी और पार्टी को ज्वाइन करो। भले ही तुम्हारी सोच है कि सबको एक समान अधिकार मिले, अच्छी सोच है, लेकिन जिस पार्टी में तुम शामिल हो पार्टी गलत है। जैसे हमारे भारत में भाकपा है, ये लोग हमेशा मारपीट में विश्वास करता है, झगड़ा में विश्वास करता है, तो ये पार्टी अच्छी नहीं है, इसलिए जीतती भी नहीं है, लोग वोट भी नहीं देते हैं इन लोगों को। समझ रहे हैं ना बात को? तो उस पार्टी को मैंने ज्वाइन नहीं किया, बल्कि किस पार्टी को ज्वाइन किया? कांग्रेस को। पूंजीपतियों के हाथ में उसका नेतृत्व, फिर भी कम्युनिस्टों को अलग नहीं रहना चाहिए, अपने को आइसोलेट नहीं करना चाहिए। आइसोलेट शब्द तो आप लोग आजकल जान ही गए होंगे। जैसे कोरोना का जो ये समय चल रहा है, ये आइसोलेट जरूर समझा दिया होगा कि जब भी किसी को कोरोना होता है तो उसको घर में आइसोलेट कर दिया जाता है। आइसोलेट मतलब हर किसी से अलग, साफ सफाई, रोज वहाँ की एकदम मतलब फ्रेश एकदम व्यवस्था होना चाहिए, उसको आइसोलेट बोलते हैं, कोई कचरा ना हो। पहली बात जो मैंने नोट की है आपसे कहने के लिए, वह इस सरकार के बारे में है। आज से 3 दिन हुए गफ्फार साहब मिलने आए थे, बहुत प्रेम से मिले। बताते हैं कि आज से 3 दिन जब भी भाषण दे रहे थे तो वहाँ अब्दुल गफूर खान, तो बताते हैं कि अभी से 3 दिन पहले मुझसे अब्दुल गफ्फार खान क्या आए थे? मिलने आए थे। नीचे उनका फोटो आप लोग देख सकते हैं, ये अब्दुल गफ्फार खान है, वो मिलने आए थे 3 दिन पहले। उसके 2 दिन के बाद चंद्रशेखर बाबू मिलने आए, बहुत प्रेम से मिले। चंद्रशेखर बाबू का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो देश के प्रधानमंत्री भी बने थे, देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री भी कहा जाता है उनको, लेकिन ज़्यादा दिन तक उनकी सरकार नहीं रही। बहुत अच्छे प्रधानमंत्री थे वो, लेकिन प्रधानमंत्री से लेकर के दीक्षित जी से नीचे सब लोग मुझसे डेमोक्रेसी का सबक सिखाते हैं। डेमोक्रेसी मतलब होता है लोकतंत्र। डेमोक्रेसी मतलब क्या होता है? मतलब जो भी आता है हमको क्या सिखाता है? लोकतंत्र के बारे में समझाने लगता है। इनमें से किसी को कोई अधिकार नहीं कि जयप्रकाश नारायण को लोकतंत्र की शिक्षा दे। वो गुस्सा में कहते हैं कि किसी को अधिकार नहीं कि हमें आके लोकतंत्र का भाषण दें। यहाँ पे सब हमें पता है कि लोकतंत्र क्या है, लेकिन वे जयप्रकाश नारायण को शिक्षा देने की हिम्मत करते हैं। और इनकी हरकत देखिए, शांतिमय प्रदर्शन, शांतिमय जुलूस के लिए हजारों लोग आ रहे हैं। प्रदेश के कोने कोने से छात्र आ रहे हैं, किसान आ रहे हैं, मजदूर आ रहे हैं, मध्यम वर्ग के लोग आ रहे हैं, कहीं पैदल आ रहे हैं, कुछ बस से आ रहे हैं, कहीं रेलों से आ रहे हैं, कोई ट्रक भाड़े पर ले करके डीजल अपना खरीद करके ले करके आ रहे हैं। मतलब कि इस आंदोलन में पूरे देश से, कोई ट्रेन से, कोई बस से, मतलब जो सवारी मिल रहा है, लोग यहाँ पे आंदोलन के लिए आ रहे हैं। जहां तहां रोका है, इनको लड़कों को पीटा है। जगह जगह सरकार ने क्या किया है कि पुलिस के द्वारा लड़कों को क्या कर दी है? पिटाई करवा दी है, गिरफ्तार किया है, अनायास, कोई कारण नहीं है। और यहाँ हमसे आकर के सब मीठी मीठी बातें करते हैं। मतलब गुस्सा होते हैं कि सारा नेता लोग आकर हमसे अच्छा अच्छा बात बतियाता है, लेकिन ये नहीं देखता कि इन बच्चों पे लाठी चलाई जाती है, इन बच्चों को गिरफ्तार किया जा रहा है, देश में इतने समय से आपातकाल लागू है, इसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं है। इनको जिद की कि इस रास्ते से जुलूस नहीं जाएगा, इसमें यह खतरा है, वह खतरा है। यानी कि जो लोग आ रहे हैं मुझे समझा रहे हैं कि आप जुलूस मत निकालिए, आंदोलन मत कीजिए, ये खतरा है, वो खतरा है, आप पे अटैक हो जाएगा। कुछ नहीं, जो होगा सो देखा जाएगा। मुझे कोई खतरा दिखाई नहीं दिया, लेकिन जब उन्होंने कहा कि शायद जेल तोड़ने की कोशिश हो और शायद उन्हें गोली चलानी पड़े, तो मैंने कहा इसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लेता हूँ।
मतलब ये कहते हैं, मतलब कुछ लोग डरवाते हैं कि देखिए गोली भी चल चल सकता है, सरकार चलवा सकती है। तो ये कहते हैं कि मैं इसका जिम्मेदारी नहीं लेता हूँ। कहते हैं अगर बच्चा लोग को लेके चलते, बच्चे ऐसे ही खूंखार होते हैं, तुरंत झगड़ा कर लेंगे। तो कहते हैं नहीं, बच्चे ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, अगर ऐसा करेंगे तो मैं आंदोलन छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं अहिंसा पे चलता हूँ। ये भी गांधी जी के एक सोच के थे। आंदोलन हमारा किसी दूसरे उद्देश्य से हो रहा था, बीच में डाइवर्सन हो जाए, रास्ता ही भटक जाए, हम लोग यह नहीं चाहते। डाइवर्सन आप लोग समझते हैं? आप लोग अक्सर रास्ते पे कहीं जाते होंगे तो रोड का काम चलता है तो घेर दिया जाता है, लिखता है काम चालू है, और डाइवर्सन, वहाँ पे डाइवर्सन का एक बोर्ड लगा होता है। उसका अर्थ ये होता है कि इससे घूम के जाना है, मतलब वहाँ से घूमना है, और लिखा रहता है कार्य प्रगति पर है। यानी उस जगह पे आपको डायरेक्ट सीधे नहीं जाना है कि गड्ढा है गिर जाइएगा, साइड से होके जाना है। तो चलिए, जो आप कहते हैं वही मान लेता हूं। तो ये बिगड़े भी होंगे छात्र लोग, मतलब कुछ लोग समझाते हैं कि आप जिन छात्रों की लड़ रहे हैं खुद मारा पीटी कर लेंगे, उधर से जाना था आप इधर से क्यों आए। हालांकि वे उन लड़कों को ले आए और एक दूसरी बिल्डिंग में खड़ा करके, जो लड़के हमारी छात्र संघर्ष समिति के वहाँ जेल में हैं उनको जुलूस दिखाने के लिए ले आए। मैं नहीं जानता हूं कि अंग्रेजी सरकार के ज़माने में भी इस प्रकार का व्यवहार कभी हुआ हो। मतलब ये सोचते हैं कि इतना मतलब खराब स्थिति तो अंग्रेज भी नहीं करते थे, जितना खतरनाक काम श्रीमती इंदिरा गांधी ने कर दिया। लोग रेलों से उतार दिए गए, बसों से उतार दिए गए, टिकट था उनके पास, मतलब टिकट था लेकिन रेल से उतार दिया गया, बस से उतार दिया गया, ताकि ये लोग आंदोलन में शामिल न हो सके। बेटिकट लोग थे उनको उतार दिया गया अलग। मुजा की रिपोर्ट आपने अखबारों में पढ़ी होगी। सारे डिवीजन, डिवीजन मतलब होता है अनुमंडल, डिवीजन मतलब क्या होता है, जैसे गोपालगंज जिला में 2 अनुमंडल है, गोपालगंज और हथुआ। क्या क्या नहीं हुआ है, शर्म नहीं आती है इन लोगों को। डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लोकतंत्र में डेमोक्रेसी में जनता को अधिकार नहीं है कि जहां भी चाहे शांतिपूर्ण सभा करे अपनी। ये कहते हैं कि क्या मतलब लोकतंत्र में अधिकार नहीं है कि हम लोग आंदोलन कर सकें, हम लोग अपनी सभा लगा सकें। ये तो पूरा पूरा संविधान में अधिकार मिला हुआ है हमें, तो फिर रोका क्यों जा रहा है। चाह जहां भी चाहे शांतिपूर्ण प्रदर्शन करे हुए, राज्यपाल के यहाँ जाना हुआ तो लाखों की तादाद में जाएंगे, असेंबली के सामने जाएंगे, उनको पूरा अधिकार है। हिंसा करे कोई तो दूसरी बात है। कहते हैं बस मैं ये कह रहा हूं कि आंदोलन करना, मैं ये थोड़ी ना कह रहा हूं कि हिंसा करो, मारपीट करो, लेकिन आप लोग तो बस आंदोलन भी नहीं करना देना चाहते हैं। आप लोग तो बिल्कुल बंद कर देना चाहते हैं, मुंह दबाना चाहते हैं, ये तो कभी नहीं होगा। और इस चक्कर में जयप्रकाश नारायण पे श्रीमती इंदिरा गांधी ने लाठी चार्ज भी करवाया था खूब, लेकिन फिर भी वो माने नहीं थे। तो इस तरह आज के लिए इतना ही, फिर अगला पैराग्राफ और टॉपिक पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही।